नमस्कार। एक्वा ट्रीट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की डिजीज़ है कॉज्ड बाय एर्गासेलस यानी कि गलफड़े की जूं, गिल लाइस। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। पैरासिटिक डिजीज़ है ये, एर्गासेलस कोपेपॉड क्रस्टेशियन है, इसके द्वारा होती है। कॉमन नेम है इसका गिल लाइस यानी कि गलफड़े का जूं। 1 mm साइज़ तक का होता है, आप आँख से भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें बड़ी ख़ास बात होती है, अभी बताते हैं। ये सही में जूं नहीं है, वो इंसेक्ट होते हैं जो सही में जूं होते हैं। कॉजेटिव एजेंट है एर्गासेलस स्पीशीज़। ये कोपेपॉड क्रस्टेशियन है। इसमें एकल मध्य आँख होती है यानी कि एक आँख होती है, मीडियन। और मछली के गलफड़ों पर जो मादा परजीवी जो एर्गासेलस होता है वो परजीवी की तरह रहता है, और जो मेल है वो फ्री स्विमिंग है, वो परजीवी नहीं होते। और फीमेल जो है वो ब्लड सकिंग होती है, इन्हें गिल मैगट भी बोलते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, ख़ास बात यह है कि इसमें जो गिल की जूं है, इसमें अंडे जो है वो उस परजीवी मादा से जुड़े हुए अंडों की थैली में होती हैं, जो बाहरी होता है। यानी कि बाहर 2 पेयर में थैली आपको लटकी हुई दिखाई देगी। और जो सेकंड एंटीना होता है, एंटीना का काम जो है टेक्टाइल होता है, सेंसरी होता है, लेकिन यहाँ पर वो मॉडिफाई हो गया है और वो प्रीहेंसाइल पिंसर्स की तरह काम करता है, यानी कि वो पकड़ने के काम में आता है। इस तरह से देखिए, ये 2 जो है अंडे के सैक जो है वो बाहर लटके हुए होते हैं मादा में, और जो एंटीना है सेकेंड पेयर का वो टेक्टाइल या सेंसरी ना हो करके उसमें देखिए मॉडिफिकेशन हो गया है। इन्हीं के द्वारा हुक बना के वो गलफड़े में पकड़ के लटका रहता है। प्रीहेंसाइल जो वर्ड है, इसका मतलब समझिए, ये एक लैटिन टर्म है, प्रीहेंडेरे। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, ग्रैस्प करना, होल्ड करना, उससे बना हुआ है। तो कोई ऑर्गन है वो किसी काम के लिए बना है, लेकिन अगर वो मॉडिफाई हो जाए और इस तरह का काम करने लगे कि वो किसी चीज़ को ग्रैस्प कर ले या पकड़ ले, तो फिर उसको जो है बोलते हैं प्रीहेंसाइल। जैसे बंदर की पूंछ होती है, वो चढ़ने में मदद करती है। आमतौर पे ये पेड़ पर चढ़ने या भोजन को मैनिपुलेट करने के लिए ही प्रीहेंसाइल का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये एक स्लाइड है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एरो बना हुआ है वहाँ पर वो जो पिंसर्स हैं वो अंदर आके गलफड़े के लैमेली में घुसा के उसको पकड़े हुए, और पीछे की तरफ जो है ये लटका रहेगा। साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो इसका गिल है, गलफड़े में रहता है, और एक होस्ट स्पेसिफिक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मछलियों में ये अटैक कर सकता है। एक एंकर वर्म्स होते हैं, उन्हीं की तरह इसका जो है काम होता है कि वो एंकर लगा के जो है एक तरह से इसका जो एंटीना जो मॉडिफाइड है इसकी वजह से लटका रहता है, इसलिए ये इस मामले में एंकर वर्म के समान होता है। सिम्टम्स में जो है, जो सूजन वाला क्षेत्र है उसके केंद्र के साथ मछली से लटकने वाले हरे रंग के धागे के समान दिखेगा, और घाव हो जाएंगे, एपिथेलियल हेमरेज हो जाएगा यानी रक्त स्रावी हो जाएगा वहाँ, और इसकी वजह से वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शंस आने के बहुत चांसेस हो सकते हैं, जिससे दूसरे पैरासाइट, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस उस पर अटैक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये गिल में पिंसर्स के द्वारा लटके हुए हैं हुक बना के। यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं कि वो 2 जो अंडों की थैली है, एग सैक्स, वो एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। संक्रमण और उन्नत हो जाता है और एडवांस हो जाता है तो कमज़ोरी आ जाती है, मछली में सुस्त हो जाती है, एनीमिया हो सकता है, रक्त अल्पता जो हो जाती है, अनियमित इनका तैरना हो जाता है, और फ्लैशिंग करने लगते हैं, यानी कि ये कहीं भी किसी ठोस आधार से रगड़ करके इसको छुड़ाने का प्रयास करेंगे, जो एक्टोपैरासाइट है, और काफ़ी ज़्यादा गिल की क्षति कर सकते हैं, और गंभीर रूप से जो है वो हेमरेज हो जाएगा, यानी कि रक्तस्राव शुरू हो सकता है परजीवी के लगने से, और जो है बहुत ज़्यादा खून का नुकसान होने से, जिसे एक्ससैंग्विनेशन बोलते हैं, रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो जाता है
जहाँ पर अटैच होकर के फीडिंग करते हैं उस जगह पर, उससे क्या होता है ब्लड वेसल्स जो हैं गिल फिलामेंट की वो ब्लॉक हो जाती हैं और उनका पूरी तरह से क्षय हो जाता है, वो किसी तरह से काम करने के लायक नहीं बचते। तो उससे क्या है वो गिल सफोकेशन हो जाता है और मछलियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, तो जो रेस्पिरेशन में इनसफिशिएंसी शुरू हो जाती है। तो उस वजह से जो है मछली को बाद में हैवी इन्फेस्टेशन जब हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। ये देखिए कितना हैवी इन्फेस्टेशन हो गया इस जगह पर। ये गिल के चित्र हैं, बाहर निकाले गए हैं। इसमें ये एर्गासेलस जो है, मादा एर्गासेलस जो है ये भरे हुए हैं, तो सरफेस एरिया कम हो गया गिल का, तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो मछली का जो है रेस्पिरेशन वो बहुत कम हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो मछली मर जाएगी। एक और स्लाइड है इसका क्लोजअप से देखिए। तो किस तरह से ये कारण जो है इसका, ये तो इन्फेक्शन ही है कि कहीं से वो पानी में जो है एर्गासेलस आ जाते हैं तो वो अंडे दे देते हैं बहुत सारे, और दो जगह इनका जीवन चक्र चलता है। एक तो बाहर पानी में जहाँ पर इनकी मेटामॉर्फोसिस होती है और अंडे से इन्फेक्टिव स्टेज बनता है, वो फिर जा कर के गिल में अटैच हो जाता है, वहाँ पर ये खा पी करके काफ़ी बड़े हो जाते हैं और फिर अंडे देने की बारी होती है तो फिर वो पानी में अंडे दे देते हैं। तो पुअर बायोसिक्योरिटी मेजर्स होंगे तो बीमारी आने की पूरी संभावना होगी। पानी का लेवल अगर कम हो जाएगा तो वो भी इसको बढ़ावा देता है। एल्गल ब्लूम्स ज़्यादा हो जाएंगे तो भी मछली को अगर थोड़ी सी फीडिंग ठीक से नहीं हो रही है या कोई इन्फेस्टेड फिश आ गई है, तो मुख्य रूप से पुअर वाटर क्वालिटी, हाई स्टॉकिंग डेंसिटी और कंटामिनेटेड वाटर सोर्स, यानी ऐसा पानी का स्रोत जो आपके तालाब में या टैंक में है जहाँ से ही ये इन्फेक्शन पूरा का पूरा पीछे से चला आ रहा है, इन सब की वजह से ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ट्रीटमेंट के लिए एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए, इसके हिस्टोपैथोलॉजी से अच्छी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि ये बीमारी आ गई है, तो पॉन्ड सैनिटाइजेशन तो आप करिए सीफेक्स से 1 लीटर हेक्टेयर पर मीटर के डेप्थ के हिसाब से। ये सीफेक्स आसानी से उपलब्ध है, सीफा द्वारा बनाया गया है ये और अच्छा उत्पाद है। इसमें भी हम वर्टिकल बम्बूस डाल सकते हैं ताकि पैरासाइट जो है वो उसके खिलाफ रगड़ के फ्लैशिंग करके जितना हो सके उतना पैरासाइट को गिरा सके। 5 ppm पोटेशियम परमैंगनेट का ड्रिप ट्रीटमेंट दिया सकता है और लार्ज वुडन सबस्ट्रेट डाले जा सकते हैं जिससे अंडे का लोड कम किया जाए। शॉर्ट बाथ दिया जा सकता है सोडियम क्लोराइड का 10 ppt पे, उससे भी जो है रिड्यूस हो सकते हैं पैरासाइट। काफ़ी कुछ इलाज उसी तरह से होगा जैसे आर्गुलस का हुआ है। फॉर्मेलिन 30 से 50 ppm और बेंजीन हेक्साक्लोराइड 0.02 ppm और डाईफ्लोराबेंजीन इसको 0.15 ppm। ऑर्गेनोफॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जो फ्री स्विमिंग स्टेजेस हैं उनको आप पूरी तरह से मार सकते हैं। फॉर्मेलिन इस तरह से मिलती है। डिप्टेरेक्स जो है वो अलग अलग ब्रांड नेम से आता है, बड़ा इफ़ेक्टिव होता है इनको ट्रीट करने के लिए। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ट्राईक्लोरोफॉन है और ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के पाउडर के रूप में मिलता है। इसमें अगर 0.15 ppm से 6 घंटे का बाथ दिया जाए तो ये गिल लाइस जो गिल में घुसे हुए हैं उनको ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इस तरह से बाज़ार में उपलब्ध है। लाइसॉल भी एक उत्पाद है जिससे इसका इलाज किया जा सकता है। जो भी आप इलाज करें वो USFDA और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए वही पॉन्ड को ड्राई किया जा सकता है और उसके बाद उसमें लाइम एप्लीकेशन किया जाए और शुरू में ही आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये पैरासाइट जो है वो तालाब में आने ही ना पाए और जो मछलियाँ बाहर से आएँ स्टॉकिंग के लिए उसे आप क्वारंटाइन करें। और बायोसिक्योरिटी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है और वाटर क्वालिटी मेंटेन करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल अगर लो रहा और तो फिर ये बीमारी आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और 5 ppm से ऊपर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होना ही चाहिए और मछलियों को अच्छा खाना खिलाइए। और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो इसका होगा वो काफ़ी समन्वित प्रयास से होगा जिसमें एनिमल हस्बेंड्री की गुड प्रैक्टिसेस
वेटरिनरी जो स्टाफ है उसका पूरा देख रेख, लाइफ सपोर्ट सिस्टम अच्छे हों, और वाटर केमिस्ट्री जो चेक करने वाले पर्सनल हैं वो उसको प्रॉपर मेंटेन करके तालाब की जो केमिस्ट्री है पानी की उसे अच्छी तरह से करके रखें। इन सब प्रयासों से इसको हम लोग आने ही ना दें तो ये बहुत अच्छा है। तो जो भी इलाज आप करें वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होना चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर ये बीमारी आपके यहाँ आ गई है तो अपने फार्म के पूरे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, प्रोसीजर्स को, डिज़ाइंस को, सबका आप अवलोकन करें, इवेलुएट करें, और जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो ज़रूर करिए ताकि दोबारा ये बीमारी आपके फार्म पर ना आए। तो गिल लाइस, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो होगा डिजीज़ बाई ट्राइकोडेना, ये भी पैरासिटिक डिजीज़ है। तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, कुछ नया हासिल किया है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।